मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे खाना है। मैं किचन में गया, मैंने एक नाइफ ली और मैंने उसके हाथ का एक हिस्सा काटा, फिर उसका लेफ्ट ब्रेस्ट काटा। मैंने पकाया और फिर खा गया। ये कुछ ऐसे सेंटेंस थे जिन्होंने एक साइकोपैथ का मतलब इंडियंस के लिए हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन था जिसमें करप्शन था, मर्डर था और भी न जाने क्या-क्या। मैं बात कर रहा हूँ निठारी केस के बारे में। 20 जून 2005, एक ऐसा दिन जिसे जब्बू लाल कभी नहीं भूलने वाला था। एक धोबी होते हुए दिल्ली में अपने परिवार का और अपने बच्चों का गुजर-बसर करना बहुत मुश्किल होता है और जब्बू भी उन्हीं में से एक था। बहुत मुश्किल से ही कुछ पैसे आ पाते थे जिससे वो अपना परिवार चला पाता था। भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब्बू के परिवार में आपस में बहुत प्यार था। बट उसे ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। लाल की वाइफ नीना ने अपनी 10 साल की बेटी, जिसका नाम ज्योति था, उसे अपनी साड़ी दी और टेलर के पास जाने के लिए कहा। बच्चों में क्या होता है ना कि उन्हें घर से बाहर निकलना है, खेलना है, कूदना है, मज़े करने हैं। 10 साल की ज्योति का भी कुछ ऐसा ही था। अपनी माँ के ये कहने पर कि टेलर के पास जाना है साड़ी लेकर, वो बहुत खुश हो गई। उसे तो बस एक मौका चाहिए था घर से बाहर निकलने के लिए। ज्योति साड़ी उठाती है और सेक्टर 31 की तरफ बढ़ती है। एक ऐसी पॉश कम्युनिटी जो उस एरिया से बिल्कुल डिफरेंट थी जहाँ वो रहती थी। एक पॉश एरिया की चमक-धमक साफ दिखती है कंपेयर टू किसी स्लम एरिया से। सेक्टर 31 में 3 मंजिला इमारतें थी, लग्जरी गाड़ियाँ जो घरों के सामने खड़ी थी, चौड़ी सड़कें, बड़े-बड़े गैराज, ये सब था वहाँ। बट क्या था ना कि सेक्टर 31 और निठारी, ये सिर्फ 2 अलग जगहें नहीं थी, ये 2 अलग-अलग दुनिया थी। सेक्टर 37 जाते हुए अपने रास्ते में ज्योति को एक केला सड़क पे गिरा हुआ दिखाई देता है। ज्योति जैसी 10 साल की बच्ची जो एक स्लम एरिया से आती थी, उसके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ जैसा था। ज्योति केला उठाती है और दौड़ के अपने घर जाती है अपनी भारती जो उसकी बहन थी, उसके साथ शेयर करने जो उसे मिला था। ज्योति बोलती है कि तुम ये बनाना का हाफ खा सकती हो और मैं आधा माँ के लिए बचा लूँगी। दोनों ही बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद ज्योति वापस सेक्टर 31 जाती है। वेल, भारती को शायद पता नहीं था, बट ये वो आखिरी टाइम था, आखिरी बार था जब उसने अपनी बहन ज्योति को देखा था। कुछ देर के बाद ही जब्बू और उसकी पत्नी दोनों को बहुत चिंता होने लग गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और अभी तक ज्योति घर नहीं आई थी। कुछ ही देर में जो दोनों माता-पिता थे, उनका जो घबराहट था वो डर में बदल गया। बस कुछ ही घंटे ही हुए थे ज्योति को गायब हुए, बट उनका डरना बिल्कुल जायज़ था क्योंकि उन्होंने ऐसे रूमर्स सुने थे कि सेक्टर 31 के उस एरिया से कई सारी लड़कियां गायब हो रही थी। जब्बू बहुत घबरा गया था। अपनी साइकिल उठाता है, अपने दोस्तों को कॉल करता है और निकल जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। गर्मी की तपती धूप में भी ज्योति की माँ एक एक स्टोर को छान मारती है। फाइनली वो उस टेलर शॉप पे पहुंचती है। मीना अपनी बेटी के बारे में पूछती है टेलर से। टेलर बताता है कि हाँ, उसने देखा है ज्योति को। मीना थोड़ा राहत की सांस ले ही रही होती है कि उतने में टेलर बोलता है कि वेल, उसने देखा है ज्योति को, बट ज्योति फिर किसी दूसरे टेलर शॉप पे चली गई।
क्योंकि उसकी जो स्टिचिंग मशीन थी वो खराब थी। ये सुनते ही मीना के दिमाग में खलबली मच गई। उसने भी ऐसे रूमर्स सुने थे कि लड़कियां सेक्टर 31 के उस एरिया के आसपास गायब हो रही। और मीना ही क्या, निठारी के हर एक इंसान ने ये रूमर्स सुन रखे थे। मीना ने कई लोगों से पूछा, बट वहां ज्योति को किसी ने नहीं देखा था। ढूंढते ढूंढते मीना सेक्टर 31 के D5 नाम के घर पे पहुंचती। ये घर 3 मंजिला इमारत थी जो कि एक महल के जैसा था मीना के लिए। मीना बेल बजाती है और घर के अंदर से उसका ओनर निकलता है, मनिंदर सिंह पंडेर। मीना उससे पूछती है कि क्या उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा है, लगभग 10 साल की। अपनी बेटी के बारे में पूछती है। मनिंदर सिंह पंडेर साफ मना कर देता है। उस इंसान से बात करते हुए मीना को थोड़ा सा शक होता है। वो उससे बात कर रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके पीछे खड़े एक आदमी पे जाती है जो दिखने में थोड़ा सा तो सस्पिशियस लग रहा था। उस आदमी का नाम था सुरेंद्र कोहली। जब वो दोनों ही लोग मना कर देते हैं कि उन्होंने नहीं देखा उसकी बच्ची को, तो मीना के पास कोई अब रास्ता नहीं होता। वो वहां से चली जाती है। महीनों तक ज्योति के जो परिवार वाले होते हैं वो पुलिस के चक्कर काट रहे होते हैं। महीनों तक, लिटरली। मतलब हर बार पुलिस मना कर देती है उनका रिपोर्ट फाइल करने से। जब भी वो ट्राई करते हैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना उनकी उस 10 साल की बच्ची के लिए, जो शायद पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। 6 महीने, लिटरली 6 महीनों तक दोनों माता पिता अपनी बेटी की एक मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते हैं पुलिस को। पुलिस हर बार मना कर देती है, हर बार बहाने दे देती है कि उनकी बेटी शायद भाग गई है, वो वापस आ जाएगी। लिटरली एक 10 साल की बच्ची जो 6 महीने से मिसिंग है वो वापस आ जाएगी। लेकिन पता है सीन क्या था? ज्योति वो आखिरी लड़की नहीं थी जो गायब हुई थी। ज्योति के गायब होने के बाद भी निठारी से बच्चियों का गायब होना कम नहीं हुआ था। निठारी के लोग हर बार पुलिस से कंप्लेन करने की कोशिश करते थे, बट हर बार पुलिस उन्हें रफा दफा कर देती थी, उन लोगों को भगा देती थी कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस, जिसे काफी पहले इस केस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, वो अब तक बस बैठे हुए थे। जो भी कंप्लेन्स उन पर आती थी वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर मार देते थे। दिसंबर 2005 आ चुका था, बट कई सारी बच्चियों के गायब होने के बाद भी अब तक पुलिस ने एक भी सिंगल ऑफिशियल केस फाइल नहीं किया था। गुमशुदा बच्चों की जो खबर थी वो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई और आखिरकार वो खबर वहाँ की लोकल मीडिया तक पहुंची। फाइनली जब लोकल मीडिया तक ये खबर पहुंचती है और पुलिस पे थोड़ा प्रेशर बनता है, तब जाकर पुलिस कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करती है निठारी केस पे। पुलिस निठारी और सेक्टर 31 के लोगों से कुछ पूछताछ करती है। लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। जो भी लड़कियां गायब हुई थी, मैक्सिमम उसमें से सेक्टर 31 के उस 100 मीटर के स्ट्रेच में से ही गायब हुई थी। पुलिस ने उस रास्ते पर पहरा देना शुरू कर दिया, बट इस सब के बाद भी 2 लड़कियां और मिसिंग हो जाती हैं वहां से। पुलिस को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उस रास्ते का नाम अब ब्लैक होल एरिया रख दिया, क्योंकि उस रास्ते पर बच्चियां इस तरीके से गायब हो जाती थी कि उन्हें फिर कभी कोई ढूंढ ही नहीं पाता था। वो जो 100 मीटर का स्ट्रेच था ना, उस 100 मीटर के स्ट्रेच के पास ही एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर कुछ बच्चे खेलते थे। एक दिन क्या होता है, उन बच्चों की बॉल झाड़ियों में चली जाती है और जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें वहां एक पॉलिथीन मिलती है जिसमें लिटरली एक हाथ होता है। यह हाथ दिखने में छोटा था, जिसे देख के साफ पता लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चे का हाथ है।
वहाँ के लोकल लोग तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। बट इतनी बड़ी फाइंडिंग पे, ये इतना बड़ा क्लू था उस केस के लिए, बट इसके बाद भी पुलिस इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। निठारी के लोगों का शक सेक्टर 31 के उस 100 मीटर स्ट्रेच में जो D5 हाउस था उसी पर था। फाइनली 7 मई 2006 ये वो दिन था जब एक नया किस्सा शुरू होता है। D5 हाउस का ओनर जो कि 52 साल का मुनिंदर था, वो एक 22 साल की लड़की पायल को अपने घर एक हेल्पर की तरह जॉब ऑफर करता है। पायल अपने पिता नंदलाल को तुरंत कहती है कि उसे एक काम मिला है मुनिंदर पंडेर के घर में, और अब वो जा रही है काम करने। ये कोई नई बात नहीं थी, पायल अक्सर घरों में काम किया करती थी। शाम के 4 बजे पायल एक ऑटो रिक्शा लेती है और सेक्टर 31 की तरफ बढ़ती है। कई घंटे बीत जाते हैं। अब जो पायल के पिता थे नंदलाल, उसे चिंता होने लग गई थी, क्योंकि अब तक तो उसकी बेटी को वापस आ जाना चाहिए था। नंदलाल तुरंत अपनी बेटी को कॉल करता है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नंदलाल बहुत ही घबरा जाता है। वो लगातार अपनी बेटी को कॉल कर रहा होता है, बट हर बार फोन स्विच ऑफ ही आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही नंदलाल की घबराहट डर में बदल जाती है। नंदलाल पूरे दिन और पूरी रात सिर्फ अपनी बेटी का वेट ही कर रहा था कि कब उसकी बेटी घर वापस आएगी। बट सीन ये था कि ये निठारी था जहाँ पर बेटियां घर वापस नहीं आ पाती थी। अगला दिन हो जाता है, बट अब तक नंदलाल की बेटी पायल वो घर वापस नहीं आई थी। नंदलाल को पता था कि वो कहाँ गई है, इसलिए नंदलाल तुरंत उस D5 हाउस में जाता है और वहाँ के ओनर मोनिंदर लाल से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। शॉकिंगली मोनिंदर डिनाई कर देता है कि हाँ, वो उसकी बेटी पायल को जानता तो है, बट वो उसके घर नहीं आई है, उसने उसे नहीं देखा। मोनिंदर का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद नंदलाल को मोनिंदर पे शक जरूर होता है, क्योंकि उसकी बेटी कभी भी उससे झूठ नहीं बोलती थी। नंदलाल एक गरीब इंसान था, वो मोनिंदर जैसे अमीर इंसान से ज्यादा बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और बाकी लोगों की तरह ही पुलिस नंदलाल को भी कहती है भाग जा यहाँ से। बट क्या होता है ना कि नंदलाल हार नहीं मानता है। वो महीनों तक पुलिस के चक्कर काटता है। नंदलाल एक लॉयर को भी हायर करता है अपनी मदद के लिए। निठारी के बाकी गरीब लोगों की तरह नंदलाल भी एक गरीब इंसान था, बट उसके पास कुछ सेविंग्स थी। उनकी मदद से वो थोड़ा कोशिश करता है पुलिस पे प्रेशर बनाने की, पुलिस से रिक्वेस्ट करने की कि वो हेल्प करें उसकी बेटी को ढूंढने में। बहुत 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 मुश्किलों के बाद आखिरकार पुलिस नंदलाल की FIR फाइल करती है। लिटरली मतलब इतने सारे मिसिंग केसेस में ये पहली बार था जब पुलिस ने FIR फाइल करी थी। बट FIR फाइल करने के बाद भी लड़कियों का गायब होना खत्म नहीं हुआ। काफी लड़कियां फिर भी उस 100 मीटर के स्ट्रेच से गायब होती रही। 20 साल की एक लड़की पायल जो वहां से गायब हुई थी उन केसेस के बाद, लिटरली जब पायल के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर होता है वो उन्हें रिप्लाई देता है कि तुम्हारी बेटी खूबसूरत है, वो जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। लिटरली ये स्टेटमेंट एक ऐसे पेरेंट को देना जिनकी बेटी गायब है, मिसिंग है, वो किस स्टेट में होंगे। 5 महीने बीत चुके थे पायल को मिसिंग हुए और 2 साल बीत चुके थे जब पहली लड़की निठारी से गायब हुई थी। फाइनली साल 2006 अगस्त में ये केस ऑफिसर पांडे की डेस्क पे पहुंचता है। ऑफिसर पांडे जो वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे,
उन्हें क्लू मिलता है इस केस में। पायल के जो फादर थे उन्होंने अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करी थी। इसका मतलब ये था कि पायल के फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। उन्होंने तुरंत बिना टाइम बर्बाद किए इस चीज पे काम करना शुरू किया। उन्होंने सारी टेलीकॉम कंपनी से उस फोन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोला और फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब टेलीकॉम कंपनी से कॉल आता है इंस्पेक्टर पांडे को कि यस, उन्हें उस फोन की लास्ट लोकेशन पता चली है। इंस्पेक्टर पांडे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो तुरंत अपनी टीम को लेके उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। बट वो फोन एक ऑटो रिक्शा वाले के पास होता है और उसने ये फोन कहीं से खरीदा था। एक लीड जो इंस्पेक्टर पांडे को मिली थी अब वो भी फेड हो गई और इंस्पेक्टर पांडे का जो शक होता है वो D5 के ओनर मुनिंदर पर ही होता है। वो उसे बार बार इंटेरोगेट कर रहे होते हैं बट मुनिंदर एक बहुत ही वेल्दी आदमी था। वो बस यही बता रहा था कि जब ये मिसिंग केसेस हो रहे थे उस टाइम वो चंडीगढ़ में थे जहां उनका एक और घर है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी ये बात सच ही निकली क्योंकि वो सच में उस टाइम यहाँ पर नहीं था। बट सीन ये था कि जो पायल का सेलफोन था वो उस ऑटो रिक्शा वाले के पास तो था, लेकिन उसमें जो सिम कार्ड था ना, इंस्पेक्टर पांडे के दिमाग में ये क्लिक हुआ कि जो पायल का सेलफोन है उसमें जो सिम कार्ड है वो किसके नाम पे रजिस्टर है। शायद ये पता करके हम ढूंढ सकते हैं उस इंसान को। वो वापस से टेलीकॉम कंपनी में उस सिम कार्ड के ओनर की डिटेल के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और फाइनली इतने बड़े केस में एक बहुत तगड़ी लीड मिलती है। जिस इंसान के नाम पर वो सिम कार्ड था उसका नाम था सुरेंद्र कोहली, विलेज निठारी, सेक्टर 31। लिटरली ये वही नौकर था जो मुनिंदर के घर पर काम करता था, उसी घर D5 में। पुलिस ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो तुरंत उस घर पे पहुंचे और उन्होंने कोहली को धर दबोचा। पुलिस के पास इनफ एविडेंस था कोहली को अरेस्ट करने के लिए और पुलिस ने भी यही किया। पुलिस ने कई घंटों तक कोहली का इन्वेस्टिगेशन किया। बहुत देर तक तो कोहली बातें बनाता रहा, झूठ बोलता रहा, बट कई घंटों के इंटेरोगेशन के बाद फाइनली कोहली की हिम्मत टूट गई। उसने पुलिस को सच बताना शुरू किया। उसने ये बात एडमिट करी कि हाँ, उसने पायल का मर्डर किया है और उसने उसकी बॉडी को डिस्पोज भी किया है। बट कोहली का कन्फेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने ही पायल को कॉल किया था हाउस नंबर D5 पे आने के लिए। कोहली को पायल बहुत पसंद थी, वो पायल को बुरी नजर से देखता था। दोनों लिविंग रूम में बैठे, कोहली कहता है कि उसने पायल को सेक्स के लिए अप्रोच किया बट पायल ने तुरंत रेजिस्ट कर दिया। फिर कोहली उठता है, धीरे से पायल के पीछे जाता है और पायल के ही शॉल से उसका गर्दन दबा देता है। बट बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उन सभी लड़कियों का क्या जो वहां उससे पहले और उसके बाद गायब हो रही थी। अगर कोहली ऐसी हरकत एक लड़की के साथ कर सकता है तो उसने बच्चों के साथ क्या किया होगा। पुलिस तुरंत उन सभी बच्चों की फोटोग्राफ्स कोहली के सामने रख देती है जो अभी तक उस स्ट्रेच में से गायब हुए थे। कोहली ये बात अग्री करता है, वो सभी लड़कियों को पहचान लेता है और इस बात को एडमिट करता है कि हाँ, उसी ने उन सब का मर्डर किया था। बट सीन ये था कि इतने सारे लोग, लिटरली 9 लड़कियां मिसिंग थी और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, और उसमें भी ज्यादातर बच्चे ही क्यों। वेल बहुत जल्दी पुलिस को यह एहसास हो गया कि उन्हें शायद ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जो आंसर उन्हें मिला उस बात ने उनका दिमाग हिला के रख दिया। कोहली पुलिस को बताता है जनवरी 2004 का टाइम था,
जब वो D5 के बाहर खड़ा था, वहां से एक बच्ची गुजरती है, रिम्पा हलदार नाम की। पहले तो वो उस बच्ची को घर में लाने की कोशिश करता है, उसे कैंडी देकर, बट जब वो बच्ची रिफ्यूज कर देती है, तब वो उसके पीछे जाता है, उसके स्कार्फ से उसी का गर्दन दबा देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो उसके साथ सेक्स करने की भी कोशिश करता है, बट कर नहीं पाता। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उसे पहले मारा क्यों, तो कोहली का स्टेटमेंट होता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस लड़की को मारना है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे बस मारना है इसे। उसके बाद कोहली उस बच्ची की डेड बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है, किचन से एक नाइफ लेकर आता है, वो उसके हाथ का एक हिस्सा काटता है, उसका लेफ्ट ब्रेस्ट काटता है। इन दोनों चीजों को किचन में पकाता है और उसके बाद उसका ब्रेस्ट खाता है। लिटरली ये जो भी मैंने आपको बोला, ये डिट्टो स्टेटमेंट दी थी कोहली ने। जब मैं पुलिस की ये टेप रिकॉर्डिंग सुन रहा था ना, कोहली का जो बोलने का तरीका था, वो लिटरली बार बार ये बोल रहा था, मारूं काटू खाऊं। बट अ साइकोपैथ। फाइनली कोहली पुलिस को बताता है कि उसने उन सभी 19 लड़कियों को मोनिंदर के घर के ही बैकयार्ड में गाड़ा, उन सबकी खोपड़ियों को। लिटरली पुलिस को वहां 19 लड़कियों की खोपड़ियां मिलती हैं, जो इतनी छोटी थी कि उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि ये किसी बच्चे की है। वेल उसके बाद दिसंबर 2006 में कोहली को कस्टडी में ले लिया जाता है। निठारी के लोगों का गुस्सा बिल्कुल पीक पर होता है ये सब जानने के बाद। वो सारे के सारे उस D5 हाउस पर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल आग बबूले होते हैं, क्योंकि उन सबकी बच्चियां गायब हुई थी। वेल नोएडा पुलिस बुरी तरीके से फेल हुई थी। निठारी केस जो था वो पूरे वर्ल्ड में हेडलाइन बन चुका था। जनवरी 9, 2007 ये केस CBI को ट्रांसफर होता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद CBI इस पॉइंट पे पहुंचती है कि हाँ, कोहली जो सर्वेंट था D5 हाउस में, उसकी पूरी गलती है और उसे फांसी की सजा होती भी है। बट जो वहाँ का ओनर है मोनिंदर, उसकी इस केस में कोई गलती नहीं दिखती उन्हें, कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिलता। जब कोर्ट में ये सुनवाई चल रही होती है, तो जज मोनिंदर के अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। उनका कहना ये होता है कि आपके घर के बैकयार्ड में लिटरली 19 लड़कियों को दफन किया गया, बट आपको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगी कि आपका नौकर क्या कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। जो कोर्ट होता है वो मोनिंदर की उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है एक एविडेंस के तौर पर, जो उसने पुलिस को दी थी इन द टाइम ऑफ इंटेरोगेशन, कि उसे पता था कि ये सारी लड़कियां उसके बैकयार्ड में दफन की जा रही है। मतलब वो लिटरली इंटेरोगेशन में ये एक्सेप्ट करता है, इस बात को एडमिट करता है मोनिंदर, जो उस घर का ओनर था, कि उसकी जानकारी में ये सारी चीजें हो रही थी। फाइनली उन दोनों को फांसी की सजा होती है। उन सभी बच्चियों के जो माता पिता होते हैं, उन्हें आखिरकार कुछ राहत मिलती है कि कम से कम उनकी बच्चियों का जो मर्डरर था, जो लोग उस मर्डर में इन्वॉल्व थे, उन्हें फांसी की सजा हुई है। वेल ये ना ही पहला ऐसा केस था और ना ही अब तक ये लास्ट ऐसा केस है। इसके पहले भी और इसके बाद भी ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस के पास FIR भी नहीं दर्ज होती, जिसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। वेल दोस्तों, मैं हूँ सुधांशु और ये था एक पॉडकास्ट निठारी केस के बारे में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका इसी तरीके के क्राइम इन्वेस्टिगेशन वीडियोस में इंटरेस्ट है और आपको इसी तरीके की सीरीज आगे भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।